और अब चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं सुबह 10 बजे के 3 बड़ी खबरों की। अशोकनगर से आ रही पहली खबर, जहां पे कांग्रेस का आज न्याय सत्याग्रह आंदोलन शुरू होने जा रहा है। और दूसरी खबर श्योपुर से, जहां पे लोक सेवा केंद्र के बाहर कचरे में मिले हैं आवेदन। और तीसरी बड़ी खबर जो आज की है 10 बजे की है, वो है नर्सिंग छात्राओं का डॉक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। ये तीनों ही खबर जो है अब तक की सबसे बड़ी खबर में से एक है। और इन तीनों खबरों पर हम आपको विस्तार से बताएंगे किस तरीके से आज अशोकनगर में कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह आंदोलन होने वाला है, क्या इसकी रूपरेखा रहने वाली, क्या उसका उद्देश्य रहने वाला है और क्या संदेश इस आंदोलन के जरिए देने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। और जो दूसरी खबर है वो श्योपुर से, जहां पे लोक सेवा केंद्र के बाहर कचरे में ये आवेदन मिले हैं, जिसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही और इसके लिए जिम्मेदार कौन। तीसरी खबर है रीवा से, जहां पे नर्सिंग छात्राओं का डॉक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। रीवा का ये हॉस्पिटल पहली बार नहीं है जब सुर्खियों में बना हुआ हो। हर बार आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं इस अस्पताल में घटती रहती है, जिसको लेकर ये हॉस्पिटल हेडलाइंस में बना रहता है। पहली खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं अशोकनगर से, जहां पे आज कांग्रेस का आज न्याय सत्याग्रह आंदोलन होने जा रहा है। जीतू पटवारी पर एफआईआर के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस के आंदोलन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रशासन ने जिले के सभी होटल्स को कब्जे में लिया। अशोकनगर में पेट्रोल पंप को भी यहां पे प्रशासन ने बंद करवाया है। पेट्रोल पंप बंद होने के चलते लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि देखिए आज कांग्रेस का ये आज न्याय सत्याग्रह आंदोलन है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर एफआईआर के विरोध में कांग्रेस नामबंद है, प्रदर्शन करने की तैयारी है, जिसको लेकर यहाँ पे प्रशासन में पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए कांग्रेस ने आंदोलन को लेकर प्रशासन ने कई गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। प्रशासन ने जिले के सभी होटल्स को कब्जे में लिया है। यहाँ तक कि देखिए पेट्रोल पंप को भी प्रशासन ने बंद करवाया है, जिससे आम लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंप बंद होने से लोग देखिए किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। और इस आंदोलन में देखिए 12,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के आने का दावा किया गया, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और यहां तक कि कहा यह भी जा रहा है कि इस कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह आंदोलन में कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। पुराने कृषि उपज मंडी में होगा यह आंदोलन, जिसमें जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह शामिल होने जा रहे हैं। 12,000 से ज्यादा कार्यकर्ता आने का ये दावा किया जा रहा है। स्वदेश शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। स्वदेश, कहां पर आपकी मौजूदगी है और कब ये कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह आंदोलन शुरू होने वाला है? कौन कौन से बड़े नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद है कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह जो पुरानी कृषि उपज मंडी में आयोजित है। आप मेरे पीछे पंडाल देख रहे होंगे, ये वो सभा स्थल है जब कांग्रेस के दिग्गज प्रदेश स्तरीय सभी नेता इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस कार्यक्रम में आने की दावे कांग्रेसियों का दावा है कि 10 से 15,000 के आसपास कांग्रेसी इस न्याय सत्याग्रह में शामिल होंगे और जीतू पटवारी के साथ गिरफ्तारी देंगे। यदि इस पूरे आयोजन को देखा जाए तो पिछले दिनों जीतू पटवारी पर एक एफआईआर मुंगावली थाने में हुई थी और उसके पूरे 2 दिन बाद कांग्रेस ने न्याय सत्याग्रह की घोषणा की थी। और उस न्याय सत्याग्रह के लिए लगातार प्रदेश भर में कांग्रेसी तैयारियां कर रहे थे और अशोकनगर कूच करने के दावे किए जा रहे थे। कांग्रेसियों का दावा है कि मध्य प्रदेश के सभी विधायक इस न्याय सत्याग्रह में जीतू पटवारी के साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन यदि प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो प्रशासन इस न्याय सत्याग्रह को लेकर एकदम सजग था। और एक बात की जाए तो इतनी तरह से कठोर प्रतिबंध लगा के इस पूरे आयोजन को सीमित करने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है कि पूरे होटलों को अधिग्रहण कर लिया गया और जिसके चलते कांग्रेसियों के लिए कहीं भी अतिरिक्त सब विश्राम गृह या कुछ नहीं मिला था, जिसके चलते बिल्कुल स्वदेश, देखिए यहाँ पे कांग्रेसियों का आंदोलन अपनी जगह है, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी भी की है, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल पंप बंद किया है इससे तो आम लोगों को परेशानी होगी। जी, देखा जाए तो पेट्रोल पंप कल शाम 6 बजे से जिले भर के एक चौंकाने वाला एक निर्णय इसलिए कहेंगे क्योंकि जिला मुख्यालय पर अशोकनगर लोकल के पेट्रोल पंप तो प्रशासन ने चालू रखे, क्योंकि यहाँ से लोगों को आना जाना नहीं था। पूरे जिले भर के पेट्रोल पंप को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि लोग दूर दराज से इस सभा में ना पहुंच पाए और उसको लिए पेट्रोल पंपों को कल 6 बजे शाम से बंद कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस ही तो इस पूरे कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे, लेकिन इससे आम जनजीवन इतना प्रभावित हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में काम करने के लिए मजदूर आते थे और वो शाम को पेट्रोल डलवा के
अपनी गाड़ियों में घर पहुंचते थे, लेकिन कई पेट्रोल पंपों पे ऐसे गरीब जो अपने गांव जाने के लिए शाम को निकले थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं परेशान देखे गए। और इस दौरान पेट्रोल पंप मालिकों का कहना था कि हमें आदेश है कि पेट्रोल पंपों को कल दोपहर 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप बंद करने से पूरे जिले भर में लोगों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस अपनी जगह थी, लेकिन यदि बात की जाए तो आम जनजीवन भी इससे काफी प्रभावित हुआ और परेशानी का सामना स्वदेश करना पड़ा है। यहाँ पे प्रशासन को यदि क्यों नहीं दिखाई दे रहा है लोगों की इस समस्या को? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मजदूर आते हैं, उनका अपना एक निर्धारित शेड्यूल होता है, लेकिन इस पेट्रोल पंप को बंद करने से कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है, परेशानी क्यों नहीं दिखाई दे रही है प्रशासन को? यदि देखा जाए इस पूरे निर्णय को, तो प्रशासन सबसे पहली प्राथमिकता में ये जन न्याय सत्याग्रह का कार्यक्रम है। प्रशासन का एक सबसे बड़ा, यदि देखा जाए तो एक प्रशासन की मंशा थी कि इस कार्यक्रम में एक सीमित संख्या में लोग पहुंचे, दूर दराज से आदमी ना पहुंचे और इतनी भीड़ ना हो जाए कि नियंत्रित करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़े। यदि देखा जाए तो इस पूरे सत्याग्रह में पहुंचने के लिए सिर्फ एक गेट को दिए प्रशासन ने बनाया गया, उसी से लोग आएंगे, उसी से लोग जाएंगे। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे लगातार बैरिकेड मार्ग पे भी लगाया गया और पूरी तरह से चाक चौबंदे। तो लोगों का, प्रशासन की अपनी एक मंशा है कि इस कार्यक्रम को पहले सीमित किया जाए, भले ही लोगों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़े। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इस पूरे पंडाल में अभी आपको कोई भारी संख्या नजर नहीं आ रही होगी। इसकी एक मुख्य वजह है कि अशोकनगर के चारों तरफ की सीमाओं को सील कर दिए गए, जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए और लगातार एक एक गाड़ी की सर्चिंग की जा रही है जी। इस वक्त अब हमारे साथ बिल्कुल कुछ स्वदेश, कांग्रेस आप की यहाँ पे कांग्रेसियों के आंदोलन के साथ साथ लोगों की समस्याओं पर भी नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन से पहले प्रशासन एक्शन में है। पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान के फ्लैट और दुकानों की नपाई की गई। पटवारी के खिलाफ एफआईआर के विरोध में होना है प्रदर्शन, और प्रदर्शन से पहले चंदेरी तहसील दिलीप दरोगा की कार्रवाई। पूर्व विधायक के घर पर कुछ दिन पहले ही की गई थी नपाई, और कांग्रेस का आरोप है दबाव बनाना चाहती है प्रशासन। तहसीलदार ने कहा शासकीय नंबर का कर रहा हूं सीमांकन, लेकिन सीमांकन अपनी जगह है। यहाँ पे जिस तरीके से नपाई की जा रही है उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये शासकीय सर्वे नंबर है बस स्टैंड का जी। मैं अपना शासकीय बस स्टैंड का शासकीय सर्वे नंबर का सीमांकन करा रहा हूँ जी। अब इसको आप किसी भी रूप में माने, लेकिन चूंकि हमारा बस स्टैंड का शासकीय नंबर का सीमांकन हो रहा है। शिवपुर से खबर है, जहां पे लोक सेवा केंद्र की बहुत बड़ी लापरवाही। अधिकारियों ने ग्रामीणों के आवेदन को कचरे में फेंका है। विजयपुर चौक सेवा केंद्र के बाहर कचरे में मिले आवेदन एसडीएम तहसीलदार के जारी प्रमाण पत्र कचरे में फेंके गए हैं। फीस वसूली के बाद जारी आवेदन को कचरे में फेंका गया है। मामले को लेकर अधिकारियों ने दिया है गोलमोल जवाब। ग्रामीणों के आवेदन को देखिए किस तरीके से यहाँ पे कचरे में फेंका गया है। लोक सेवा केंद्र की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। अधिकारियों ने ग्रामीणों के आवेदन को कचरे में फेंका है। विजयपुर लोक सेवा केंद्र के बाहर कचरे में मिले हैं आवेदन। एसडीएम तहसीलदार के जारी प्रमाण पत्र कचरे में फेंके गए हैं। फीस वसूली के बाद जारी आवेदन को कचरे में फेंका गया है। मामले को लेकर अधिकारियों ने गोलमोल जवाब दिया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि गरीब लोगों के अगर काम नहीं हो रहे हैं तो ऐसा काम कर क्यों रहे? पैसा लेने को शौक रखते हैं तो कम से कम बिनी को बेचारे ने 6-6 घंटा खड़े होते हैं, तो बिनी को काम भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई यही समस्या है कि अगर जो पैसा ताको पहुँच गो ताको काम होगा, जो जाको पैसा नहीं पहुँचो तो वो बाहर फेंक दो। भाई साहब पचने यहाँ से आए। मेरा नाम रईस कुशवाहा। आय प्रमाण पत्र बनाए, जाति प्रमाण पत्र बनाए। भाई साहब ये फॉर्म 27 तारीख की जमा है। अभी माने फेंक दे कचरे में फॉर्म। भर्ती बच्चे कहाँ से हुए? भर्ती 9th क्लास में पैसा ले रहे। फीस है पूरी 40 रुपया। जहाँ में जो फाइल भरी वही 4 जन्म प्रमाण पत्र की, आय मूल निवासी वगैरह, तो इन लोगों ने पूरी राशि ले ली। राशि के बाद जी टोकन दे देते हैं। टोकन देने के बाद फिर इन फार्मों को यहाँ फेंक दिया गया है कचड़े में। और जो पैसे देते हैं 1500 उन दे देते हैं, उनके तो तुरंत बना दिए जा रहे हैं और इनके कचड़ों में फेंक दिए जा रहे हैं जो पैसा नहीं दे रहा है उनके।
वो जाए लोक सेवा के अंदर। अवैध रूप से जो स्टाफ है पूरा अवैध रूप का है, ना तो ये पुरोहित संचालक प्रबंधक है, उसके बाद ना तो सूची है, ना कोई आधार कार्ड है इनके। एक जातिकरण आया था 8 दिन पहले, फॉर्म भर गया था मैं। अब ये कह रहे हैं कि फॉर्म भरा ही नहीं है आपका, और ये पर्ची थी सब मेरे पास। फॉर्म जब मतलब कागज इकट्ठे करके जमा किए थे, डाल दिए और क्या 2000 फॉर्म डाल वो फॉर्म जमा करे थे, भाग गए ये कह रहे जामे लोक सेवा केंद्र में। अरे वो तो एक ही बात। बीजापुर का जो लोक सेवा केंद्र है उसकी बार बार शिकायत आ रही थी विगत 10 दिन से। तो कोऑर्डिनेट करके जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था उसको निष्कासित कर दिया गया है, उस पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया था उस समय। अभी नया कॉन्ट्रैक्ट नए व्यक्ति को दिया गया है, तो इस संबंध में ये शिकायत आई है कि अभी कोऑर्डिनेशन में थोड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि नया व्यक्ति आया है तो थोड़ा समय लगेगा उसको चीज़ें ट्रैक पर लाने के लिए। और क्योंकि ये समस्या ज़्यादा ना रहे लोगों में, तो इसलिए हमने ज़िले से जो प्रबंधक हैं लोक सेवा को उनको बुलाया है, वो कल या परसों में यहाँ आएंगे और चीज़ों को व्यवस्थित करवाएंगे। अजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। अजय, ये बताइए जरा कब का ये आवेदन है और कब ये तस्वीर सामने आई है जिसने बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है? बनाया है और लोक सेवा केंद्र के जरिए जो लोगों के जाति प्रमाण पत्र होते हैं, मूल निवासी होते हैं या फिर मैरिज सर्टिफिकेट होते हैं, तमाम ऐसे संबंधित प्रमाण पत्र होते हैं जो अधिकारियों के जहां से तहसील स्तर पर जारी की जाते हैं। और सरकार ने यह भी तय करा था कि जो आवेदक हैं वो अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाएंगे, इन केंद्रों के जरिए इन्हें सारी सेवाएं मिल जाएंगी। ऐसे में विजयपुर लोक केंद्र का ये मामला सामने आया है, जहां देखने को मिला है कि कई लोगों ने आवेदन किए कि उन्हें जाति प्रमाण पत्र मिल जाएंगे, मूल निवासी बन जाएंगे, लेकिन उनके जो आवेदन है वो कचड़े के ढेर में कल मिले थे। तस्वीरें सामने आई थी और तस्वीर सामने आने के बाद लोग जो हैं काफी परेशान थे। उन्होंने लोक सेवा केंद्र पे हंगामा भी मचाया था और अफसरों तक ये बात पहुंची थी। और कई ऐसे आवेदक थे जिन्होंने लोक सेवा केंद्र में आवेदन दिए थे जाति मूल कई दस्तावेज को प्रमाण पत्र के लिए, लेकिन जब वो पहुंचे तो उन्हें नहीं मिले। और ऐसे में उनके जो दस्तावेज हैं, संबंधित कागज हैं, या कहें कि कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी तहसीलदार एसडीएम के जहां से जारी भी हो गए थे, वो कचड़े में पाए गए थे। और तस्वीरें साफ बता रही हैं कि ये जरूरी कागज जो है वो कचड़े के ढेर में लोक सेवा केंद्र के जिम्मेदारों ने डाल दिए हैं। ऐसे में सवाल जब बड़े अधिकारियों तक पहुंचा तो विजयपुर के एसडीएम है अभिषेक मिश्रा, उन्होंने गोल-मोल जवाब दिया और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जो पुराना ठेकेदार था उसको हटा दिया गया है, उसके बाद नए ठेकेदार को ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि जो तस्वीरें थी या फिर जो लोगों की परेशानियां थी पहले भी वैसी थी, और अब जब जिस तरीके से नए ठेकेदार को काम दिया गया है तो उसकी जो शिकायतें हैं वो भी उस तरह से नजर आ रही हैं और लोगों के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो कचड़े के ढेर में पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है कि जिस तरीके से लोग चक्कर काट रहे हैं, लोग परेशान हैं कि अधिकारियों के यहाँ उन्हें चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से उन्हें प्रमाण पत्र मिल जाएंगे, लेकिन लोक सेवा केंद्र की ये भारी और गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। लेकिन इस पे जो वरिष्ठ अफसर हैं इस तरीके से गोलमाल जवाब दे रहे हैं, तो इस कार्रवाई करने की जगह इस तरीके से जवाब आएगा ये सोचा नहीं जा रहा है लोगों द्वारा। जी अजय, देखिए लोगों के परेशान होना, उनकी इस तरीके से लोगों का गुस्सा होना वो स्वाभाविक है, उनकी परेशानी, क्योंकि देखिए उनकी परेशानी को किस तरीके से यहाँ पे कचरे के ढेर में रखा गया है। अब इस पूरे मामले में क्या कोई कार्रवाई की बात कही गई है? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अधिकारी जो है गोलमोल जवाब दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो सामने है। देखिए तस्वीरें खुद बता रही हैं कि जो पीड़ित हैं या जो आवेदक हैं वो अपने आवेदनों को किस तरीके से ढूंढ रहे हैं और बड़ा सा ढेर पड़ा हुआ है कचड़े का। माना जाए कि ये कचरा ही है, क्योंकि लोक सेवा केंद्र के जो जिम्मेदार है उन्होंने इन आवेदनों को गंभीरता से नहीं लिया और इन्हें रद्दी की तरह कचरे में फेंक दिया है। ऐसे में ये तस्वीरें आने के बाद जब जिम्मेदारों से ये सवाल किया गया तो अभिषेक मिश्रा जो विजयपुर के एसडीएम है उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी, पुराने जो ठेकेदार था उसको कलेक्टर ने जुर्माना लगा के हटा दिया, नया आएगा और उसके बाद जो लोक सेवा केंद्र के श्योपुर के अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे और व्यवस्थाएं बनाएंगे। लेकिन परेशानी यही है कि लोग जिस तरीके से कचड़े के ढेर में अपने जो संबंधित आवेदन है वो ढूंढ रहे हैं, तो इन तस्वीरों के आने के बाद जरूर लोक सेवा केंद्र के अफसरों पर कार्रवाई होना चाहिए, कलेक्टर को पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और जिस तरीके से ये दोषी या
जो लापरवाह कर्मचारी हैं जिन्होंने लोगों के आवेदनों को कचरा समझ के फेंक दिया है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी देखी नहीं गई है। ऐसे में इन तस्वीरों के बाद, खबर दिखाने के बाद जिम्मेदार क्या करेंगे, अब ये देखना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर रीवा से, जहां पे फिर सुर्खियों में आया है संजय गांधी अस्पताल। नर्सिंग छात्राओं ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। 80 छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से की है शिकायत। डीन ने मामले के लिए जांच टीम की गठित करने की बात कही है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। रीवा का संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है और मेडिकल कॉलेज की 80 नर्सिंग छात्राओं ने ENT डॉक्टर पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने डीन को शिकायत की है, जिस बात से फिलहाल छात्राओं की ड्यूटी ENT विभाग से हटा दी गई है। साथ ही जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप, संजय गांधी अस्पताल जो कि रीवा का मशहूर अस्पतालों में से एक है। BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर छात्राओं के द्वारा शिकायत की गई कि वहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो छात्राओं ने जो लिखित में दिया, उसी लिखित को आधार मानते हुए मैंने डीन सर को लिख के दे दिया है और वहाँ से छात्राओं की हमने ड्यूटी हटा दी है और आगामी आदेश तक ड्यूटी हटाने के बाद और डीन सर को हमने लिखित में दे दिया। जो भी अब वहाँ से कार्यवाही होगी। कुछ नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर पोस्टिंग रहती है, नर्सिंग स्टूडेंट्स जाती हैं वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए और उसके लिए, तो वहाँ पे एक शिकायत आई है। एक हमारे चिकित्सा शिक्षक हैं, उनके खिलाफ उन्होंने लिखित में शिकायत भी की है। आके मिले थे, प्रिंसिपल को भी की है, वहाँ HOD को भी की है, हमारे पास भी आके की थी। तो उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया, एक चयन मतलब कि एक समिति रहती है ऐसी व्यवस्थाओं के लिए, तो वो पहले से गठित है। तो उसको हमने प्रावधानों के तहत लीगल तो उस गठित करके उसी समिति को ये जाँच के लिए मामला सौंपा है। तो जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी फिर अपन उस पर एक्शन लेते हैं। तो आपने सुना, यहाँ पे फिलहाल जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। रिपोर्ट आएगी, उसके बाद देखना होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है। जावेद अंसारी ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। जावेद, रीवा के इस हॉस्पिटल को ऐसा लगता है कि सुर्खियों में बने रहने की आदत है किसी न किसी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, नर्सिंग छात्राओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं डॉक्टर पर। कब तक ये जांच रिपोर्ट आएगी और क्या कार्रवाई करने की उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। रीवा का संजय गांधी अस्पताल लगातार सुर्खियों में बना रहता है। किसी न किसी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जो सुर्खियों का विषय बन जाता है। ENT विभाग की बात की जाए, जहाँ का ये मामला है, तो अभी पिछले दिनों हुई एक लड़की ने अपने साथ दुष्कर्म की शिकायत की थी। उसके बाद इस तरीके का मामला निकलकर सामने आया है। पूरे मामले की जांच के लिए डीन ने एक 4 लोगों की कमेटी बना दी है। अब वो कमेटी जांच करेगी। 1 हफ्ते के अंदर उसको अपनी रिपोर्ट देनी है। उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल जिस तरीके से ये मामला निकल कर आया है, लगातार ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। जी, ये जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? 1 हफ्ते में डीन ने कहा है जांच अधिकारियों को कि 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट दें, उसके बाद ही हम इस पर कोई एक्शन लेंगे। जांच पूरी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि 80 एक लड़की ने नहीं 80 लड़कियों का ये आरोप है। ये बेहद गंभीर बात है, इसकी पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, डीन का ऐसा कहना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अंसारी विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब मूसलाधार मार की बात करते हैं। मंडला से जानकारी, जहां पे मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। जगनाधर ग्राम पंचायत में कई लोग फंसे हुए हैं। घरों और दुकानों में यहाँ पे बारिश का पानी घुस गया है। जलभराव होने के चलते सामान को देखिए यहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। लोग कैसे इस बकेट से पानी को बाहर फेंक रहे हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुस गया है, जिससे सामान काफ़ी ज़्यादा को नुकसान पहुंच रहा है। घरों और दुकानों में देखिए बारिश का पानी घुसने से कैसे पूरा का पूरा इलाका पानी से लबालब हो गया है। दुकानों में काफ़ी कीमती सामान जो कि बारिश के पानी में तैर रहा है, और यहाँ पे जो दुकानदार है, जो घरों में लोग रह रहे हैं,
वो देखिए कैसे दिक्कत परेशानी से जूझ रहे हैं। चंद्रेश खरे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। चंद्रेश, तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे बारिश आफत बनकर बरस रही है और यहाँ पे लोगों को काफी दिक्कत परेशानी हो रही है क्योंकि बारिश का पानी अब घरों मकानों तक में घुस रहा है। जी हाँ, लगातार 3 से 4 दिनों से बारिश हो रही है मंडला जिले में और बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। नर्मदा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। आसपास ग्राम पंचायतों में, गांवों में बारिश, मूसलाधार बारिश की वजह से शहर का संपर्क सभी जगह से टूट चुका है। गांवों में पानी घरों में घुस चुका है। एसडीआरएफ पुलिस की टीम मौके पर रेस्क्यू कर रही है। लोग घरों में पानी निकाल कर परेशान हो चुके हैं, मगर पानी है जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रशासन ने अभी भी रेड अलर्ट घोषित किया हुआ। मंडला जिले में आने वाले 9 और 10 तारीख तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रहेगी। जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त है। मंडला जिले का संपर्क आसपास के सभी जिलों से टूट चुका है। सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, डिंडोई सभी तरफ रास्ते बंद हो चुके हैं। नदी नालों में लगातार बाढ़ का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश विस्तार से जानकारी देने के लिए। सूरजपुर से खबर है जहां पे तालाब में डूबे हैं 2 बच्चे और एक बच्चे की मौत हुई, दूसरा सुरक्षित बताया जा रहा है। तालाब में नहाते वक्त डूबे बच्चे बस्तई थाना क्षेत्र के जूर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। सूरजपुर से जानकारी जहां पे तालाब में 2 बच्चे डूबे हैं, एक की मौत हुई है, दूसरा सुरक्षित बताया जा रहा है। तालाब में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है। बस्तई थाना क्षेत्र के जूर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तालाब में डूबने से एक बच्चे की दुखद मौत है और दूसरा हालांकि सुरक्षित बताया जा रहा है। देखिए, हम बार बार यही अपील कर रहे हैं इन दिनों, बरसात के दिनों में नदी नालों के आसपास ना जाए। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा हादसा हुआ है। एक बच्चे की तालाब में नहाने के दौरान डूबने से दुखद मौत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि दोनों बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए थे और एक की डूबने से मौत हुई है, दूसरा हालांकि सुरक्षित है। बस्तई थाना क्षेत्र के जूर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस घटना के बाद से इलाके में शोक की लहर है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। माता पिता ने अपने लाल को खोया इस घटना में, लेकिन देखिए कितनी बड़ी लापरवाही। सूरजपुर से खबर है जहां पे तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के नीचे दबकर युवक की मौत हुई है। खेत से घर लौट रहा था युवक। प्रतापपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। सूरजपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जहां पे अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया है और ट्रैक्टर के नीचे दबकर युवक की मौत हुई है। खेत से ये शख्स घर लौट रहा था और अचानक ही हादसे का शिकार हुआ है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार का कहर। इमाम हसन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। इमाम, क्या जानकारी इस घटना को लेकर, कब ये हादसा पेश आया? जी देखिए, कल देर रात की बात है जहां पर एक युवक अपने रिश्तेदार के घर गया हुआ था और जो अभी सीजन चल रहा था खेती किसानी का, जिसको लेकर वो जुताई करने गया हुआ था खेत, और जब वापसी में वो आ रहा था तो एक पुलिया के पास एक सकरा रास्ता पड़ता है जहां पर वो ट्रैक्टर पार करने के युगत में था, जिसके को लेकर ट्रैक्टर वहां पर पलट गए और ट्रैक्टर के नीचे ही वो दब गया। जिसके बाद लोगों ने, घर के लोगों ने छानबीन की तो वो रात में जब नहीं लौटा तो सुबह उसका शव वहां पर देखा गया और इस बात की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। ग्वालियर की सड़क, सीवर और पानी की समस्या को लेकर लगातार नगर निगम में हंगामा हो रहा है। एक तरफ सड़क की खराब गुणवत्ता के चलते पूरे देश में चर्चा का विषय बना है, तो इसी के चलते अब जांच समिति बनाई गई है, लेकिन जांच समिति ने अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं कराई है। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों का कहना है कि नए परिषद को अस्तित्व में आए अभी 3 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। इस दौरान निगम के घोटाले की जाँच के लिए 1 दर्जन से ज्यादा जाँच कमेटियां बनाई गई है, लेकिन एक भी कमेटी ने अपनी जाँच रिपोर्ट पूरी करके जमा नहीं की है। निगम के अधिकारी जांच समितियों के कोई भी दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। ये सदन में कहा गया कि जो पत्राचार होते हैं, हम जो जानकारी मांगते हैं या जो समिति बनाई गई यहाँ पे
परिषद में उसको दस्तावेज नहीं देते, पत्रों का जवाब नहीं आता, इसलिए अध्यक्ष जी धारा 71 के तहत कार्रवाई की जाए, पढ़ाई जाए। तो उस पर चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत आयुक्त को ये निर्देशित किया गया है कि 7 दिन में पत्राचार का जवाब, समिति जो दस्तावेज मांगे वो दस्तावेज दें। इसके बाद इस पर चर्चा करा के निर्णय लेंगे। बैठक 17 तारीख को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ये सदन में कहा गया कि जो पत्राचार होते हैं, हम जो जानकारी मांगते हैं या जो समिति बनाई गई यहाँ सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया। साथ ही ये विषय लाया गया है कि कई सारे जो हमारे पार्षद साहिबान के जो पत्र हैं या फिर जो इस सदन के जो ठहराव हैं उन पर आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई है। इसके संबंध में मेरे द्वारा भी सदन में आश्वस्त किया गया है कि इन सभी ठहराव जो हैं उनकी समीक्षा करी जाएगी और उनमें कार्रवाई में विलंब हुआ है या कार्रवाई कई में हुई है तो उसके संबंध में एक सदन के समक्ष रखा जाएगा कि इन पर कार्रवाई की जा चुकी है और इनमें आवश्यक कार्रवाई इस समय सीमा में कर दी जाएगी, या किसी में कोई तकनीकी बाधा है या नियम की व्याख्या की चीज़ है तो वो सदन को अवगत कराया जाएगा। विदिशा से खबर है, जहां पे शमशाबाद के जंगलों में बेधड़क पेड़ काटे जा रहे हैं। जंगल में बेशकीमती पेड़ पौधे हैं जिन्हें वन माफिया रातों रात काट रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पे ज्यादातर सागौन के पेड़ हैं जिन्हें माफिया टुकड़ों में काटकर वाहनों में भरकर ले जा रहे हैं। तो वहीं ऐसे में सवाल उठता है कि जंगल में बेशकीमती पेड़ की कटाई हो रही है और वन विभाग आखिर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। इस जंगल के पास में अपना खेत लगा हुआ है, रात में हम आते हैं आवाज मिलती है काटने की, चोरने का वन विभाग के मिली जुली भगत से हो रहा है। कितने पेड़ कटे होंगे लगभग होंगे 60-70 पेड़ करीब। और सभी सागौन की लकड़ी सागौन काटते हैं। सालाखेड़ी जो शमशाबाद परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है उसमें इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि कुछ जगह अवैध कटाई की मामले आए हैं। इसमें मैंने परिक्षेत्र अधिकारी को निर्देशित किया है, एक टीम का गठन कर रहे हैं और वो मौके पे जाके देखेगी कि कितना और कौन सी प्रजातियों को काटा गया है और इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके और फिर वस्तु स्थिति को अवगत कराएंगे। और जितना भी हमारा स्टाफ है उसको भी निर्देशित किया है कि अगर कहीं कोई लापरवाही आएगी तो उसमें कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में पुलिस ने एक हाईटेक सट्टा अड्डे का पर्दाफाश किया है। हम इसे हाईटेक इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि इस सट्टेबाज पुलिस पर निगरानी रखने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। अड्डे के बाहर गुर्गे पुलिस पर निगरानी रखते थे और वॉकी टॉकी के जरिए अंदर सूचना देते थे और पुलिस टीम कई दिनों से इस गैंग का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार नाकामयाब हो रही और अब पूरी तरीके से सतर्क होने के बाद दबिश देकर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। सूचना सही पाई गई। रेड करने पर 3 लोग सट्टा लिखते हुए पाए गए। इनके द्वारा बहुत हाईटेक तरीके से सट्टा खिलाया जा रहा था। इसमें वॉकी टॉकी का प्रयोग किया जा रहा था। साथ में 30,000 से ऊपर की रकम, लगभग 30-31 हज़ार रुपये अभी गिनती चल रही है, मौके पे मिली है। 2 वॉकी टॉकी, 2 मोबाइल एवं लाखों रुपए की सट्टा पर्ची का हिसाब किताब मिला है और इसमें संगठित अपराध के तहत कार्रवाई की जाएगी। और अब चलिए नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर।